मौलिक अधिकार। आज पढ़ना है हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनका वर्णन जो है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और कितने मौलिक अधिकार है ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। छः। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहले कितने थे? ये वर्तमान में, वर्तमान पहले कितने थे? 7 पहले 7 थे। पहले 7 थे, अब 6 हो संपत्ति गए, का तो मतलब अधिकार एक हटा दिया। अधिकार समाप्त हो गया। तो कौन था वो? संपत्ति का अधिकार सर। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? अधिकार अब समाप्त हो गया। ठीक है, और इसके लिए एक संशोधन हुआ था। मैंने आपको बोला है कि कोई भी अधिकार अगर निकालना हो या डालना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन हुआ इसके लिए, और 1978 को 1978 में हुआ था 44वां संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, और मौलिक अधिकार अब कितने रह गए हैं? 6 रह गए। ठीक है, पहले 7 थे। नेक्स्ट लिखना आपने, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब जो है निकाल दिया गया है। अब ये अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, कानूनी अधिकार हो गया है। आर्टिकल 300 क में रखा गया है इसको। ठीक है, इतना तो आपको नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, खास तौर पर ये याद रखना आपने कि मौलिक अधिकार पहले 6 होते थे, अब 7 है, 7 होते थे, अब 6 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। ये आपको मोस्ट है पूछा जाता है कई बार कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे? तो पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 है। कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये अब कानूनी अधिकार हो गया है। हाँ यार, नेक्स्ट लिखना आपने, कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है वो लिखने आपने। ठीक है, लिखो। पहले तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार एक। ठीक है, आर्टिकल 7 में लिखना है, ये जो है समानता का सर अधिकार। समानता का अधिकार सर कितना अनुच्छेद का नंबर है सर? देखो, ये समानता का अधिकार 6 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में है। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है समानता का अधिकार। ऐसे मैं आपको बता दूं, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक दो मोस्ट लिखाता हूं मैं। वैसे इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये है। ठीक है, लेकिन इतना आपको याद नहीं रहेगा और इतना आपके लिए जरूरी भी नहीं है। ठीक है, वैसे ये 14 के में है जो कानून के समक्ष समानता, 15 में है लिंग जाति धर्म के आधार पर समानता, 16 में है अवसर की समानता। 17 लिखना आपने, सारा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, छुआछूत। आर्टिकल आर्टिकल 17, हाँ छुआछूत, ये पूछा जाता है। ठीक है, छुआछूत, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, या इसको अनटचबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आर्टिकल 17 ये आपको याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, बाकी उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ 18 में उपाध्यायों का अंत है। ठीक है, ऐसे करके समानता है हमारे कुछ, हमें जो समानता का अधिकार है, सब समान है, किसी के साथ जो है जाति के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, जैसे स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता, सब समान है। ठीक है, किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।
ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया हमें। ठीक, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ऐसे नहीं है कि पढ़ाई के लिए जरूरी है। सर 18वां है सर, समानता का अधिकार है। देखो 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 14 में क्या है, कानून के समक्ष समान है। ठीक है, 15 में क्या है, लिंग जाति धर्म के आधार पर सब समान है। 16 में क्या है, अवसर की भी समानता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। 17 में क्या है कि छुआछूत नहीं होगी, सब समान है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, विशेष बनाया जाता ना किसी कोई आदमी को उपाधि दी जाती थी, राजा वगैरह होते थे तो उन्हें क्या बोलते थे, वो परमेश्वर की उपाधि धारण कर देते थे, राजा महाराज अधिराज की उपाधि धारण कर लेते थे। तो ये हटा दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, सब समान है, किसी को कोई उपाधि पूरी नहीं मिलेगी। ठीक, ठीक है, उपाधि अब सिर्फ दो क्षेत्रों में ही दी जाती है, एक शिक्षा में और दूसरा जो है रक्षा में। ठीक है, सेना में भी उपाधि दी जाती है। अभी दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें उपाधियां दी जाती है, वो है रक्षा और शिक्षा। ठीक है, रक्षा में भी देते हैं ना, कर्नल की उपाधि देते हैं। ठीक है, ऐसे करके वह शिक्षा में जो है भी उपाधि दी जाती है, जैसे डॉक्टर, अगर कोई पीएचडी करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, वो राज्यपाल से उपाधि मिलती है। तो दो क्षेत्र ऐसे है जहां पर उपाधि मिलती है, बाकी उपाधियां, फालतू की उपाधियां सारी खत्म कर दी है। ठीक है, सब समान है। तो ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या है, समानता का अधिकार है। नेक्स्ट लिखना आपने, लेकिन इतना आपको पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो, ऐसे भी आप लोगों को जो नॉलेज गेन करना है वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें आपसे जिंदगी से रिलेटेड भी है। ठीक है, कहीं कोई ऐसे अभद्रता होती है, जैसे अभी आगे हम आएंगे, आगे दूसरा अधिकार आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो ये अधिकार भी ऐसा है, आपको पता होना चाहिए, हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हमें जो है भारत के 28 राज्यों में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, हम 28 राज्यों में कहीं भी जा करके रह सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, हमें जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, हमें जो है बोलने की स्वतंत्रता है। अगर हमें रोका जाता है तो हम बोल सकते हैं कि फलाने आर्टिकल में इस चीज का प्रावधान है, आप हमें नहीं रोक सकते। एक पुलिस वाला अगर आपको कहीं सरकारी प्लेस में बैठने से रोकता है, जाने से रोकता है, ठीक है, तो आप क्या विरोध कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में उस आर्टिकल में ये प्रोविजन है कि आप मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, इतना आप इसलिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं चीजें। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 19 से 22 के बीच में। ठीक है, वैसे तो इसमें भी बहुत है, आर्टिकल 19 एक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं पूछा जाता, आपको मोटा मोटा याद रखना कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है किन अनुच्छेदों के बीच में है, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। नेक्स्ट लिखना आपने, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर के 24, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया। जैसे अब इसमें आर्टिकल अब 24 क है, 24 क है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको कारखाने पे काम नहीं लगाया जा सकता, बाल मजदूरी हम किसी से नहीं करवा सकते हैं। ठीक सफरी है, नौकरी। ठीक है, हम किसी से भी क्या है, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से कम बच्चों को कारखाने पे काम पे नहीं, उसका शोषण नहीं किया जाएगा, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 24 से 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट लिखना आपने, चौथा अधिकार लिखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता
का अधिकार लिखना आपने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच में, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखना आपने, इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, हम अपने अपने हिंदू धर्म अपना प्रचार कर सकता है, मुस्लिम धर्म अपना प्रचार कर सकता है, ईसाई अपना प्रचार कर सकता है, स्वतंत्रता है। ठीक है, उस चीज की कोई किसी धर्म को रोक नहीं सकता। अब मैं हिंदू हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है, सब समान है, सबको अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आगे देखना आपने मौलिक अधिकार लिखना आपने, पांचवा मौलिक अधिकार कौन है, शिक्षा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार लिखना, ये 29 से 30 के बीच में है, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है ये, शिक्षिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। अब लिखो छठवां अधिकार है, छठवां मौलिक अधिकार, इसे बोले हम स्वैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वैधानिक धानिक उपचारों का अधिकार, स्वैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अधिकार ये है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, छठवा मौलिक अधिकार स्वैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लिखना, भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा, भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, की आत्मा कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा का, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि अगर हमारे इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जब कोर्ट जा सकते हैं। मान के चलो, अगर हमें जो अफसर की समानता नहीं दिया जाता है, मैंने कोई टेस्ट भरा और मुझे उसमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जबकि मेरे पास डिग्री डिप्लोमा है उसके लिए, फिर भी मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो है, इसमें जो है 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है, 5 प्रकार की रिट है। ठीक है, रिट कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की रिट कर सकते हैं हम कोर्ट में। ठीक है, तो इसका जो रिट का प्रोविजन किया गया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है न्यायालय में जा सकते हैं, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। समझा, ये हुए हमारे मौलिक अधिकार। याद रखने आपने, मोटे मोटे तौर पर याद रखने, इतना ज्यादा आपको आर्टिकल वगैरह नहीं पूछे जाते पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में दिया गया है, वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का पूरा आर्टिकल में वर्णन कहां कहां से कितने के बीच में है, तो 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने, ये हुए हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखना आपने, नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लो आप। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत लिखो, नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे लिखना आपने, नीति निर्देशक सिद्धांत, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए, अब आगे पढ़ना हमने नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 36 से लेकर के 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में क्या किया गया है,
नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन हमने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। देखो इसमें आपको लिखना है नीति निर्देशक सिद्धांत में, एक चीज इसमें और ऐड करो नीति निर्देशक सिद्धांत में कि एक दो आर्टिकल लिख लो आप। आर्टिकल 40 में जो है पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन ये पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल 44 भी लिख लो, समान सिविल संहिता कोड, ठीक है, ये है। आर्टिकल 45 भी लिख लो, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा। और एक आर्टिकल उधर भी है, मौलिक अधिकार में भी लिख लेना आपने, 21 क है, ये मौलिक अधिकार है। 21 क है मौलिक अधिकार, यहाँ भी बोला गया है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ठीक है। ये कहाँ बोला गया है? ये मौलिक अधिकार है। अब ये शिक्षा जो है मौलिक अधिकार भी हो गया है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना है, ये मौलिक अधिकार हो गया है, ठीक है। कहाँ जोड़ा गया है? 21 क में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है, ठीक है। और यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इसका वर्णन किया गया है। देखिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश है, ठीक है। केंद्र के द्वारा, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश है। यहाँ बोला गया है कि केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है कि आपको अपने राज्य में क्या करना है? पंचायतों का गठन करना है, ठीक है। निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अपने अपने राज्यों में क्या करना है? फ्री शिक्षा देना है, ठीक है। ये केंद्र के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश है, इन्हें बोलते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो इसका वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता कोड है। और आर्टिकल 45 में क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, नेक्स्ट टॉपिक लिखना है आपने, हेडिंग देनी मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हमने पढ़ा है रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और ये जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा और ये हुआ कब? 1976 में हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन। और 42वें संवैधानिक संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस 42वें संवैधानिक संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये भी आपको 42वें संशोधन में हुआ क्या फिर? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन आपने याद रखना है पहले तो कि इसे भारत का मिनी संविधान कर। देखो एक मैं बात बता रहा हूँ, वैसे इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में है कि टाइम का अभाव है, ठीक है। क्योंकि आपको पॉलिटिकल पढ़ाना है, अभी तो जियोग्राफी पढ़ाना है आगे को, ठीक है, और हिस्ट्री भी पढ़ाना है आपको, तो फिर इसमें इतना मैं बता नहीं सकता, पर मैं फिर भी बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने पूछ लिया तो बताना तो पड़ेगा ही। 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 को। देखो इस वक्त क्या हुआ था? आपातकाल भी लगा था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम इंदिरा गांधी थी और प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। जैसे इसमें जो है ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये भी जो है 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए। इसमें एक और प्रोविजन किया गया था कि जो है आंतरिक अशांति के आधार पर भी इन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने जो है क्या कर दिया था? आपातकाल लगा दिया था। जबकि आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो तभी लगता है
जब बाहरी आक्रमण होता है देश के ऊपर, तो इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया, संशोधन किया और ये प्रावधान कर दिया, आंतरिक अशांति, उस वक्त जो विद्रोह हो रहे थे देश में, उसकी वजह से भी उसने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, संशोधन किया उसको, इसके लिए 42वां संवैधानिक संशोधन। और इसके बाद जो है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता था, उसने जो है इसमें 6 वर्ष कर दिया। इसमें बहुत सारे प्रोविजन किए थे उसने, ठीक है, बहुत इसमें बड़े भारी संशोधन, एक इस 42वें संवैधानिक संशोधन में बहुत सारी चीजें डाल दी थी, ठीक है, जैसे कि फिर बाद से 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ है, ठीक है। इसमें जो है मैंने अभी अभी बताया आपको, संपत्ति के अधिकार को इसमें हटा दिया गया था। इसमें बहुत सारी चीजें फिर ऐड की गई थी कि इसमें जो है कार्यकाल जो लोकसभा का बढ़ाया गया था, 6 साल किया गया था, वो इसमें समाप्त कर दिया गया था फिर बाद से, ठीक है। और आपातकाल रहा था इस वक्त, सबसे ज्यादा आपातकाल रहा था 3 साल तक। भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम पर ही रहा है सबसे ज्यादा। इसने एक कानून भी लाया था, मिसा कानून, ठीक है, मिसा कानून लाया था, ठीक है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, हिस्ट्री में पढ़ते हम, ठीक है। Yes, sir. उसे जो उसे काला कानून कहते हैं। तो उसी प्रकार से इस मिसा कानून को भी आधुनिक भारत का काला कानून कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इस मिसा कानून में इंदिरा गांधी ने क्या प्रावधान किया था, जितने भी विपक्षी नेता थे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो फिर ये कानून लाया था इसके लिए स्पेशल इसने। तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन में बहुत चीजें हुई थी, इसलिए इसे जो है भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। ये भी आपको याद में रखना है साथ में। एक पॉइंट आपने याद रखना, मोस्ट है, पेपर में पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकार जो है किस संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए। 42वें संवैधानिक संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे देखना आपने अनुच्छेद 51 क है। अनुच्छेद 51 क मतलब अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य है। सारे आपको याद नहीं रखने हैं मौलिक कर्तव्य, 11वां याद रखना क्योंकि ये बाद से जोड़ा गया था, ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना हर माता पिता का कर्तव्य है, हर माता पिता का कर्तव्य है, ये लिखना आपने, ठीक है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि बाद से जोड़ा गया था कि हर माता पिता का क्या कर्तव्य है। इसके लिए 6वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, संशोधन, ठीक है, 2002 में 6वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 2002 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए, अनुच्छेद 51 में इनका वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, ठीक है। इसमें आपको 11वां मौलिक कर्तव्य याद रखना है कि क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना हर माता पिता का कर्तव्य है। ये जो है 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 में भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। इसके अलावा के जो मौलिक कर्तव्य है वो तो आपको उतने याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उसका सम्मान करना है, सरकारी संपत्ति को संरक्षण देना है, ये वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, समझ आया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को। कैपिटल पूछा है, मॉस्को, ठीक है। चलो आगे देखना आपने, देखो जब हमने कैपिटल पढ़े थे, करेंसीज पढ़ी थी, तब मैंने ये बोला था आपको यूरोप की जितनी भी कंट्रीज होगी उनका मैक्सिमम कंट्रियों की जो है यूरो ही है, सिर्फ एक देश को छोड़ करके, खास तौर पर, वैसे तो बहुत सारे देश है पर एक देश आपने खास तौर पर याद रखना, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की क्या है?
सर पाउंड। पाउंड, पाउंड सर, ठीक है पाउंड। है ना। ब्रिटेन की क्या है, पाउंड है। वो पड़ता तो यूरोप में ही है ना, इंग्लैंड भी, तो फिर वहां की पाउंड है। कुछ कंट्री ऐसी है जिनका अलग है, बाकी मैक्सिमम कंट्री का यूरो है वहां, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आप, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लिखो। मैं कल पॉलिटिकल साइंस खत्म ही कर दूंगा, ठीक है। राष्ट्रपति, लॉकडाउन लगने की भरपूर संभावना है, कभी भी लग सकता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश में। राष्ट्रपति लिखना आपने। देखो, पहले तो ये देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा, सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट लिखना, आयु इसकी 35 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब लिखना, सर 35 वर्ष के बाद सर ये राष्ट्रपति बन सकते हैं मतलब। हाँ हाँ, मतलब 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। जैसे वोट की आयु क्या है, 18 वर्ष होती है ना, तभी हम वोट दे सकते हैं। शादी की आयु कैसे है, 18 वर्ष लड़कियों के लिए है, 21 वर्ष लड़कों के लिए है। वैसे कंपल्सरी है ना वो, हाँ वैसे जी इसके सर, हाँ लिए जी। कंपल्सरी, इसके लिए हाँ जी, हाँ जी सर। कंपल्सरी, ठीक है। आगे लिखना आपने, निर्वाचन। निर्वाचन, इसका जो निर्वाचन होता है, वैसे इसका निर्वाचन तो वोटिंग के द्वारा होता है, लेकिन खास तौर पर निर्वाचन ना लेकर के आपने शपथ लिखो। शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ देता है। त्याग पत्र, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति के पास देता है। हाँ, उपराष्ट्रपति के पास देता है। त्याग पत्र किसको सर देता कौन है? देता है सर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सर? कोई भी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। ये चर्चा राष्ट्रपति के बारे में ही हो रही है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। देश का प्रथम नागरिक होना चाहिए, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, आयु 35 वर्ष, शब्द सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, और त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं, वैसे इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता है कि ये जो है उपराष्ट्रपति के अलावा किसको देगा, ये उपराष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है, ठीक है। देखो, वो जो चीज आप पूछ रहे हैं वो पता क्या होता है, अगर राष्ट्रपति ना हो, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, तो पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। जैसे मान के चलो राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में चला गया, अब उसने आना 15 दिन के बाद है, 10 दिन के बाद है, तब तक किसी न किसी को तो कार्य संभालना है, तो वो संभालेगा उपराष्ट्रपति। हाँ, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो संभालता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऐसा है, वो है, उसके लिए है प्रोविजन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पर फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रपति नहीं होगा तो राष्ट्रपति का पद संभालता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन पद संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, अभी तक सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है, ठीक है। एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, वो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। थे वो क्या क्या थे? वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उस वक्त ऐसा हुआ था, राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो पद किसने संभाला था? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने संभाला था, और उसका नाम था एम हिदायतुल्लाह। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। या तो यही लिख लो, लिख ही लो, ठीक है। अब जब बता ही दिया तो लिख लो। लिखो, राष्ट्रपति ना हो तो पद उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालता है, न्यायाधीश, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखना, पहले
राष्ट्रपति, ये तो मैं अभी आगे लिखाने वाला भी था आपको। पहले राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है, कौन थे वो? एम हिदायतुल्ला, ये बने थे एम हिदायतुल्ला। ये पहले व्यक्ति थे जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने थे। इसके टाइम पे ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो इनको मौका मिला था राष्ट्रपति बनने का, ठीक है, समझा? शपथ हो गई, त्याग पत्र हो गया, ठीक है। अब वेतन भी लिखी लो इसका, वेतन अब इसका 5 लाख हो गया है, पहले 1.5 लाख होता था, अब 5 लाख हो गया है इसका वेतन, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है। अब आगे लिखना आपने आपातकाल शक्ति। आपातकाल शक्ति, आपातकाल शक्ति, इसके पास क्या होती है? आपातकालीन शक्ति होती है। ये 3 प्रकार की होती है। 352, ये लगता है बाहरी आक्रमण, जब बाहरी आक्रमण होता है देश के ऊपर, या इसे राष्ट्रीय आपात भी बोलते हैं। दूसरा 356, ये राज्य में लगता है, जब राज्य में सरकार विफल हो जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर है आजकल, वहां क्या है? राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपने वीडियो पॉज हो गई सर, वीडियो रुकी नहीं, रुकी है अभी, चल पड़ी है ना। ये वित्तीय आपात लगता है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात लगता है। अब जैसे मान के कोरोना लगा है, वो देश के ऊपर मान के चलो पैसे खत्म हो गए, ठीक है, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति घोषणा कर देगा कि हमारे देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया, पैसे नहीं रहे, ठीक है, तो वो 360 आर्टिकल 360 में करेगा वो ऐसा, ठीक है। जब राज्य में, किसी राज्य में मान के चलो सरकार डिसॉल्व हो गई, ठीक है, किसी भी कारण से सरकार डिसॉल्व हो गई, तो वहां पर जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक वहां क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। वैसे 352 होगा जब मान के चलो किसी बाहरी देश ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देगा, और जब इमरजेंसी लगती है तब सारे काम खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होता देश में, ठीक है, पूरा फोकस उस युद्ध के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सर आपातकालीन टाइप सर है। हाँ, इमरजेंसी लगाता है। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी आ गई, देश के ऊपर खतरा आ गया, ये राष्ट्रपति घोषणा करता है। ये 3 टाइप में घोषणा होती है। एक आर्थिक, जब आर्थिक आपातकाल आएगा, आर्थिक इमरजेंसी हो गया, पैसे खत्म हो जाएगा तो 360, जब राज्य में आपात आएगा तो 356, जब जो है बाहरी आक्रमण होगा तो 352, ठीक है, ये लगाता है राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है विटो। विटो पावर भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से, ठीक है, हमने पढ़ भी लिया है विटो पावर राष्ट्रपति के पास होती है। 3 टाइप की, 3 प्रकार की है, 3 है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 3 प्रकार की विटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। बस यार, बाकी आपको उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है सर। ये बिट्टू का था सर, बिट्टू पावर ये मैंने जब यूएनओ पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, आप शायद बाद से आए होंगे, लेट आए होंगे, ठीक है। मैंने आपको अदर जीके पढ़ाया था ना, तो उस टाइम मैंने यूएनओ पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य होते हैं, 5 जो है स्थायी होते हैं, 10 जो है अस्थायी होते हैं, और जो 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं उनके पास विटो पावर होती है। तब मैंने आपको संसद में ले गया था मैं, ठीक है, संसद के 2 सदन बताए थे आपको, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और संसद के 3 अंग होते हैं वैसे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो बताया था मैंने कि संसद के, अभी आएगा आगे, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, संसद के बारे में भी तो पढ़ना है हमने। ये राष्ट्रपति होता है, एक जो है लोकसभा होता है, एक जो है राज्यसभा होता है, ये 2 सदन होते हैं केंद्र में, इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है, ठीक है। राज्यसभा में, लोकसभा में सीटें होती है, राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? 250, लोकसभा में कितनी है? 552,
ठीक है। और राज्यसभा में वर्तमान में 245 है, लोकसभा में वर्तमान में 545 है। 545। ठीक है। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसे जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है। प्रस्ताव लाए जाते हैं, यहाँ पर कोई कानून बनाना है तो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे पंचायतों में प्रस्ताव लाए जाते हैं वैसे यहाँ पर भी प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। तो प्रस्ताव मान के चलो राज्यसभा में लाया गया, तो यहाँ पर उसके ऊपर प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर 245 वोट है, तो 245 वोट में से 200 वोट अगर उस प्रस्ताव के ऊपर पड़ गए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा और आगे चला जाएगा लोकसभा में। ठीक है। लोकसभा में 545 सीटें हैं, यहाँ पर जो है 300 वोट पड़ गए उसके ऊपर, पास होगा, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब फाइनल सिग्नेचर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे कानून नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो दी गई है, वो चाहे तो सिग्नेचर, उसको मजबूर नहीं किया जाता सिग्नेचर करने पर, वो चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता है। उसके पास 3 प्रकार की वीटो दी गई है, अगर वो इन वीटो का उपयोग करता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, वो इनकार कर देगा कि इसको क्यों ऐसा पावर रखी गई है। देखो ना, कई बार ऐसा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अपने अपने हितों के लिए काम करती है पार्टियां, दोबारा जीतने के खातिर, वोट की खातिर। तो कई प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो कि अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति को जब ऐसा लगता है कि ये प्रस्ताव जो है लाया गया है ये देश हित के लिए नहीं है, ये पार्टी के हित के लिए है, तो क्या कर देगा, वापिस भेज देगा, ये नहीं, मैं इसको सिग्नेचर नहीं कर सकता इसके ऊपर। ठीक है। वो कर सकता है ऐसा, 3 प्रकार की विटो है उसके पास। ठीक है। उसको बोलते हैं विटो पावर। वैसी ही विटो पावर हमने पढ़ा था यूएनओ में भी है, 5 देश है, 5 कंट्री है, वो उनको भी अगर ऐसा लगता है कि हमें नहीं करना है, उसमें से पांचों देशों की सहमति जरूरी है। अगर एक देश ने भी इनकार कर दिया तो समझो वो विटो हो गया, इनकार किया मतलब विटो हो गया, समझा। वैसे ही यहाँ पर भी विटो है राष्ट्रपति के पास, समझा ना। 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता, वैसे भारत पाकिस्तान। वैसे 1965 में हुआ था ये। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होता, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। और सरपंचशील किसके बीच और कब हुआ था? वो भारत और चाइना के बीच में हुआ था, वो 1965 में हुआ मेरे हिसाब से। 65 में हुआ सर? हाँ, ऐसी मुझे याद है कि 72 में हुआ था, मुझे अब पूरा क्लियर याद है। चुरुंजा में भी बता रहे हैं। हाँ सर, चुरुंजा ऐसा कुछ था, चुरुंजा बता रहे थे। शायद तो फिर 1954 में ही होगा, पंचशील समझौता हुआ था, वो हुआ था भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है। एक हुआ शिमला समझौता, वो हुआ है 1972 में। ठीक है। ठीक है। ये हुआ था भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि 71 में युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान, उसके बाद 72 में जो है एक पंचशील समझौता है। दरअसल हुआ क्या था उस वक्त, जो है पाकिस्तान के लगभग 40,000 सैनिक हमने बंदी बनाए थे इस टाइम पे। तो भारत की उस वक्त जो है इंदिरा गांधी थी, और उधर जो है बेनजीर भुट्टो थी उनकी, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो उनके बीच में समझौता हुआ था, उसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है, 1972 में हुआ था। ठीक है। तो थोड़ा ऐसा पढ़ लेना आपको।